हाय गाइस, इस लेक्चर में मैं पावर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डील करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि फॉर एनी फिक्स डिग्री ऑफ इंडक्टिव शंट कंपनसेशन एडिशनल सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन इंक्रीजिंग द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लाइन, इंक्रीजिंग द वर्चुअल सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, डिक्रीज द वर्चुअल सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ द लाइन। तो लेंथ की बात कर रहा है, सर्ज इम्पीडेंस जेडएस की बात कर रहा है और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सपोज करिए ये आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। इस सपोज करिए इसका रिएक्टेंस एक्सएल है और कोई भी जो शंट कंपनसेशन लगाया गया है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब जब केस वन में जो कोई भी कंपनसेशन नहीं था तो उस समय जो ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस था वो एक्सएल था। केस टू में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम कोई भी एडिशनल सीरीज कंपनसेशन कर दें, मतलब कि यहाँ पे हम एक्सी सीरीज कैपेसिटर लगा देंगे तो ओवरऑल इफेक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा? एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा। इसका मतलब एक्सएल माइनस एक्सी टोटल इफेक्टिव रिएक्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। दैट मीन्स केस टू में आफ्टर कंपनसेशन टोटल रिएक्टेंस ऑफ द लाइन एक्सएल माइनस एक्सी हो गई। दैट इज टोटल इफेक्टिव रिएक्टेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। टोटल इफेक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो गया। अब देखिए हमको लेंथ का रिलेशन बताना है तो हम जानते हैं कि जो इफेक्ट रिएक्टेंस होता है इज प्रोपोर्शनल टू 2 पाई एफ एल। एल इज द लेंथ ऑफ द लाइन। अगर एलपी इज इंडक्टेंस इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है तो टोटल लेंथ ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी? टोटल इसको हम क्या लिख सकते हैं? एलपी इंटू एल। दैट मीन्स जो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। इसका मतलब केस टू में जब हम कंपनसेशन किए तो रिएक्टेंस कम होगा। जब रिएक्टेंस कम होगा और हमें पता है कि ये लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो जब ये रिएक्टेंस कम होगा तो उसके इफेक्ट में जो लेंथ होगी वो क्या होगी? लेंथ वो भी कम होगी। बट ऑप्शन में दिया कि ये इंक्रीज होगी, इसलिए जो ऑप्शन ए होगा वो तो रॉन्ग होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है कि इंक्रीजिंग द वर्चुअल सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। जो सर्ज इम्पीडेंस होता है, सर्ज इम्पीडेंस जेडएस इक्वल टू वो क्या होता है? एल बाई सी। एल बाई सी होता है। तो ये एल किसके प्रोपोर्शनल है? एक्सएल के। ये एल प्रोपोर्शनल है एक्सएल के, ठीक है, एक्सएल के। और आफ्टर कंपनसेशन हमारा एक्स टोटल एक्सएल माइनस एक्ससी हो रहा है। टोटल इफेक्टिव रिएक्टेंस सपोज ये एक्सएल डैश है तो ये कम हो रहा है। इसका मतलब एल भी आपका क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो एल कम हो रहा है। जब एल कम होगा तो जो आपका सर्ज इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा? कम होगा। सर्ज इम्पीडेंस आपका क्या होगा? सर्ज इम्पीडेंस आपका कम होगा। सर्ज इम्पीडेंस कम होगा बट ऑप्शन में दिया कि इंक्रीजिंग द वर्चुअल सर्ज इम्पीडेंस। ओके, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत होगा। अब सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ द लाइन। अब देखिए जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होती है, आपको पता होगा कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग एसआईएल वो होती है वी स्क्वायर बाई जेड एस। और इसमें हमें ये पता चल गया कि जो सर्ज इम्पीडेंस हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर सर्ज इम्पीडेंस डिक्रीज हो रहा है तो आपका सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होगी? बढ़ेगी। इस केस में सर्ज इम्पीडेंस बढ़ेगी। बट ऑप्शन में क्या दिया कि डिक्रीजिंग द वर्चुअल सर्ज इम्पीडेंस। इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत है, इसलिए नन ऑफ द एबव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए 100 मेगावाट पावर स्टेशन डिलीवर 100 मेगावाट फॉर 2 hours एंड 50 मेगावाट फॉर 6 hours एंड शट डाउन फॉर द रेस्ट ऑफ ईच डे। ठीक है, अगर 24 आवर्स में देखिए, आउट ऑफ 24 आवर्स में केवल 100 मेगावाट डिलीवर कर रहा है, कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए, ठीक है। और 50 मेगावाट डिलीवर कर रहा है कितने के लिए? 6 आवर के लिए। मतलब 24 आवर्स में प्लांट वर्क कर रहा है केवल 8 घंटा के लिए, ठीक है, 8 घंटे के लिए। और लिख रहा है कि एंड इट इज शट डाउन फॉर द रेस्ट ऑफ ईच डे। मतलब 24 आवर्स में से केवल 8 घंटा प्लांट काम कर रहा है। और इसमें और भी दिया कि इट इज आल्सो शट डाउन फॉर मेंटेनेंस फॉर 45 इन ईच ईयर। मतलब 365 दिन में से 45 डे तो बंद है मेंटेनेंस के लिए। इसका मतलब प्लांट कितने दिन के लिए चालू रहा? 365 माइनस 45 दैट इज 320 दिन के लिए चालू रहा प्लांट, ठीक है। उसके बाद से कहा कि एनर्जी सप्लाइड पर ईयर कितना होगा, ठीक है, हर साल। तो एनर्जी अगर हम पर डे निकल एनर्जी सप्लाइड
पर डे कितना है एनर्जी सप्लाई पर डे। हम जानते हैं एनर्जी जो होता है वो होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। और देखिए पावर मेगावाट में दिया है और टाइम आवर में है, तो इसकी यूनिट क्या होगी MWH होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 100 मेगावाट फॉर 2 आवर्स इंटू 2 प्लस कितना है 50 मेगावाट फॉर 6 आवर, तो ये कितना आ गया 200 और 300 500 MWH। तो इतना मेगावाट आवर पावर एनर्जी डेवलप होगी पर डे, ठीक है। अब उसमें से एक साल में कितनी पावर डिलीवर होगी, तो एक साल तो प्लांट जिसमें से 45 दिन तो प्लांट बंद है, तो आउट ऑफ 1 ईयर में केवल वो 320 दिन ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब एनर्जी सप्लाइड पर ईयर कितना हो जाएगा 500 MWH, ठीक है, इंटू 320, 320 से गुणा कर देंगे तो देख लीजिए कितना आ रहा है 5 दूना 10 5 3 15 1 16 और 2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, MWH। MWH तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन में 10 की पावर 4 में दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 10 की पावर 4 MWH। तो उस हिसाब से देखिए तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में क्या करा है कि द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर इज, मैक्सिमम डिमांड कितनी है 2 किलोवाट, करा कि एंड हिज डेली एनर्जी कंजम्पशन इज 20 यूनिट। क्या दिया है डेली एनर्जी कंजम्पशन कितना दिया है 20 यूनिट। वी नो दैट जो 1 यूनिट होता है वो कितने के बराबर होता है 1 किलो वाट आवर के, तो 20 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 20 इंटू 1 यूनिट, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 20 किलोवाट आवर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है लोड फैक्टर क्या होगा। हम जानते हैं कि जो लोड फैक्टर होता है वो होता है एवरेज पी एवरेज अपान पी मैक्सिमम, ठीक है। और हमको पता है जो एनर्जी होती है वो होती है पावर इनटू टाइम। तो अगर अब देखिए इसमें क्वेश्चन में डेली एनर्जी कंजम्पशन की बात की है, तो डेली का मतलब 24 आवर, अगर ऊपर नीचे मैं 24 आवर्स का गुणा कर दूं तो ये पावर इनटू टाइम क्या है एनर्जी, एनर्जी सप्लाइड पर डे, एनर्जी सप्लाइड पर डे, सप्लाई पर डे या एनर्जी कंजम्पशन पर डे। और एनर्जी कंजम्पशन डेली एनर्जी कंजम्पशन क्या है 20 यूनिट है, दैट मीन्स पी एवरेज इंटू 24 की वैल्यू जो है 20 किलोवाट आवर क्वेश्चन में दी रखी है, ठीक है। ये एनर्जी सप्लाइड पर डे या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर पर डे इंटू पी मैक्सिमा, पी मैक्सिमा कितना है 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट इंटू यहाँ पे 24 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा तो ये किलोवाट आवर से और इसका आवर इससे आवर से कट जाएगा, ठीक है। तो लोड फैक्टर यहाँ से कितना आ जाएगा 10/24, दैट इज 5/12, ठीक है 5/12। तो इसको देखिए यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं तो 5/12 देख लीजिए कितना आ रहा है 10.12, तो 48 2 आया, फिर 0 12 कम 12 8 12 छक 72, ठीक है। तो 0.416 आया, 0.416। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा 41.6% आएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कहता कि व्हेन ए पंप स्टोरेज पावर प्लांट इज ऑपरेटेड इन कंजुगेशन विद स्टीम पावर प्लांट, operating cost of the steam power plant become optimum, load factor of the steam power plant is increased, chances of tripping of system decreases because of use of the hydro uh, टू heterogeneous type of the plant। और ऑप्शन डी क्या कराया कि ऑपरेशन ऑफ द स्टोरेज प्लांट इन द पंप स्टोरेज ड्यूरिंग द लोड पीरियड इम्प्रूव द स्टीम प्लांट स्टेबिलिटी। देखिए अब इसमें बेसिकली पंप स्टोरेज प्लांट होता क्या है, पंप स्टोरेज प्लांट बेसिकली ये एक तरह का हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट है। बेसिकली जितने भी पंप स्टोरेज प्लांट जो होते हैं
ये पीक लोड प्लांट्स होते हैं, पीक लोड प्लांट्स। वाई पीक लोड प्लांट? बिकॉज इनके जो स्टार्टिंग टाइम होती है, स्टार्टिंग टाइम सबसे कम होती है। दैट मीन्स कि सबसे कम टाइम लगेगा इनको स्टार्ट करने में। सपोज करिए कि ये लोड कर रहा है और हमारा लोड ऐसे कंटिन्यूअस चल रहा है, अचानक से किसी पर्टिकुलर टाइम पे लोड बढ़ गया, तो सपोज करिए अब हम कौन सा प्लांट यूज करेंगे जो सबसे कम टाइम में स्टार्ट हो जाए। तो अगर सपोज करिए ये आपका क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, जो थर्मल पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट दैट इज थर्मल पावर प्लांट, और पंप स्टोरेज प्लांट एक दूसरे से अटैच्ड हैं। ये सपोज करिए आपका थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, और ये कनेक्टेड है पंप स्टोरेज वाले प्लांट से, और ये दोनों मिलके किसी पर्टिकुलर लोड, अभी सपोज करिए ये स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, अभी सपोज करिए कि पंप स्टोरेज वाला प्लांट कनेक्टेड नहीं है और इस समय लोड है 100 मेगावाट, तो ये जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है ये इसको सप्लाई कर रहा है 100 मेगावाट का लोड, 100 मेगावाट का लोड। बट सपोज करिए ये 100 मेगावाट लोड, बेस लोड हमेशा ये कांस्टेंट है थ्रू आउट ऑफ द डे, बट ड्यूरिंग द इवनिंग सपोज अचानक से लोड बढ़ गया, अचानक से लोड बढ़ गया, दैट मीन्स पीक पीक डिमांड आई, पीक डिमांड आया, पीक डिमांड आई। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो क्या हम करेंगे कि हम जानते हैं कि जो पंप स्टोरेज पावर प्लांट होते हैं इसको स्टार्ट करने में हमको कम टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, और जो भी डिमांड है सपोज करिए कि अचानक से 20 मेगावाट का डिमांड आ गया, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जो 20 मेगावाट इस पे लोड बढ़ने वाला था वो सप्लाई कर देगा पंप स्टोरेज प्लांट। तो इससे क्या हुआ कि जो इस पे बर्डन था, जो बर्डन था थर्मल पावर प्लांट पे, जो बर्डन था लोड का वो कम हो गया, बर्डन आपका कम हो गया, दैट मीन्स पी मैक्सिमा आपका कम हो गया। अगर सपोज करिए यहाँ पे पंप स्टोरेज से अटैच नहीं होता तो वो पी मैक्सिमा सप्लाई करना पड़ता थर्मल पावर प्लांट को, उससे पी मैक्सिमा बढ़ जाता। बट जब हम थर्मल पावर प्लांट को काम करेंगे इन कॉन्जुगेशन विद पंप स्टोरेज प्लांट, तो उससे पी मैक्सिमा हमको कम देना पड़ा। अगर ये नहीं होता तो हमको ज्यादा पी मैक्सिमा डिलीवर करना पड़ता। दैट मीन्स कि प्लांट की कैपेसिटी क्या हो गई, थर्मल पावर प्लांट की कम हो गई। अब हम जानते हैं कि जो लोड फैक्टर होता है वो होता है पी एवरेज बाई पी मैक्सिमा। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही पीक डिमांड आई तो उस समय जो पी मैक्सिमा था थर्मल पे वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा डिमांड आई वो पंप स्टोरेज प्लांट ने सप्लाई कर दी। तो इसका मतलब इससे लोड फैक्टर आपका क्या हो गया, थर्मल पावर प्लांट का लोड फैक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। थर्मल पावर प्लांट का लोड फैक्टर बढ़ेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो लोड पावर फैक्टर ऑफ द स्टीम पावर प्लांट इज इंक्रीज्ड। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, कि जो स्टार्टिंग टाइम होता है, स्टार्टिंग टाइम ऑफ पंप स्टोरेज पावर प्लांट इज लीस्ट, सबसे कम होता है, सबसे कम। और ये पीक लोड प्लांट होते हैं, पीक लोड प्लांट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ग्रॉस हेड ऑफ एन हाइड्रो पावर स्टेशन इज, ग्रॉस हेड होता क्या है, द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल बिटवीन लेवल इन द स्टोरेज एंड टेल रेस, हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द रिवर वेयर द टेल रेस इज प्रोवाइडेड। ऐसे चार ऑप्शन दिए हैं और लास्ट में ऑल ऑफ द एबव दिया। देखिए ग्रॉस हेड होता क्या है बेसिकली, मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए ग्रॉस हेड एक्चुअल में, ये देखिए आपका एक सिंपल हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है। एक्चुअली हाइड्रो पावर प्लांट में यहाँ पे ये आपका रिजर्वायर है, ठीक है, ये आपका डैम है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर स्टोर किया जाता है रिजर्वायर में, ठीक है। और ये वाटर यहाँ से जैसे हम यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन करते हैं तो ये वाटर यहाँ पे जाता है और ये वाटर की ब्लेड पे टक्कर मारता है, जिससे ये टरबाइन क्या करती है, रोटेट करती है, और ये टरबाइन का जो शाफ्ट होता है जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट तो जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे वाटर का फ्लो हुआ। अब ये वाटर जब इनसे टक्कर मारने के बाद भी तो वाटर नीचे आएगा, तो जो पानी इकट्ठा होता है उसको हम टेल रेस में इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हुआ वो टेल रेस में हुआ, तो ये जो वाटर का अपर लेवल, जहां तक ये वाटर का लेवल आया, इसको बोलते हैं टेल रेस। तो देखिए जो हाइट ये होती है, ठीक है, तो जो वाटर लेवल का अपर जो रिजर्वायर में जो हाइट होती है उसको बोलते हैं हेड रेस, वाटर लेवल रिजर्वायर में। और जो टेल रेस में वाटर की हाइट होती है उसको बोलते हैं टेल रेस। तो हेड रेस माइनस टेल रेस, यही आपका जो डिफरेंस होता है,
हेड रेस माइनस टेल रेस, जो वाटर लेवल है, यहाँ पे वाटर लेवल लगाएंगे, उसी को बोलते हैं ग्रॉस हेड। अब आते हैं ऑप्शन में, तो देखिए इसमें ऑप्शन में क्या करेंगे, द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल बिटवीन लेवल इन द स्टोरेज एंड द टेल रेस। तो जो लेवल है हेड रेस में और टेल रेस में, उन्हीं का डिफरेंस क्या होता है, आपका क्रॉस हेड होता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए 100 MVA जनरेटर ऑपरेट ऑन फुल लोड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो एक जनरेटर है जो कि उसकी कैपेसिटी 100 MVA दी है और उसकी फ्रीक्वेंसी जिस पे ऑपरेट कर रहा है वो 50 हर्ट्ज दिया है। अब कह रहा है कि लोड इज सडनली रिड्यूस टू 50 मेगावाट। तो अचानक से लोड को रिड्यूस कर दिया गया। द स्टीम वॉल्व begins to close only after 0.4 second, and if the value of inertia constant is 5 second, then the frequency at 0.4 second nearly। देखिए बेसिकली ये स्पीड गवर्निंग वॉल्व कंट्रोल स्कीम का क्वेश्चन है। बेसिकली हम जानते हैं कि स्टीम पावर प्लांट में मैंने आपको बताया था कि जो जनरेटर होता है, ठीक है, ये जनरेटर है, जो जनरेटर का जो शाफ्ट होता है ये कपल्ड होता है टरबाइन के शाफ्ट से, टरबाइन से। और इस पे हम जानते हैं कि स्टीम फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए हम लगाते हैं गवर्निंग वॉल्व, ठीक है, गवर्निंग वॉल्व लगाते हैं, ठीक है। एक होता है हाई प्रेशर गवर्निंग वॉल्व, एक होता है इंटरमीडिएट प्रेशर गवर्निंग वॉल्व। ये मैंने थर्मल पावर प्लांट के लेक्चर में बताया था। और यहाँ से आती है आपकी स्टीम, स्टीम आती है। तो इसी के पहले हम क्या करते हैं, जो स्टीम आती है उसी के पहले मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, एक्चुअली जो गवर्निंग वाल्व होता है यहाँ पे लगा रहेगा। तो यहाँ से मैं इसको इरेज ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो गवर्निंग वाल्व से गवर्निंग सिस्टम है, यहाँ पे वो गवर्निंग सिस्टम लगा रहता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जितनी अब हमको यहाँ पे स्पीड क्या चाहिए, शाफ्ट की स्पीड 120 F/P चाहिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब जनरेट लोड किस पे कनेक्टेड है, जनरेटर पे लोड कनेक्टेड है। पहले मैं क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक जनरेटर है और इस जनरेटर की रेटिंग कितनी दी है, 100 MVA का जनरेटर है, कि मैक्सिमम इतना रेटिंग का जनरेटर है, कहने का मतलब है। और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है। कहता है कि लोड इज सडनली, कुछ लोड सपोज करिए कि 100 मेगावाट पे चल रहा था, अचानक से अब लोड को 50 मेगावाट कर दिया, तो आपका लोड क्या हो गया, रिड्यूस हुआ। तो आपने लोड को क्या किया, रिड्यूस किया, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि जैसे ही लोड कम होता है, जैसे ही लोड कम होता है, तो उससे जो जनरेटर की स्पीड होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। और ये किसके बराबर होता है, 120 F/P के। तो जब स्पीड बढ़ेगी दैट मीन्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन में वही बोल रहा है कि लोड इज सडनली रिड्यूस, देन और उसके बाद से कहा था कि द स्टीम वॉल्व। अब इसका कैसे क्या रोल है स्टीम वॉल्व का, यही से मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ी, बट आप क्या चाहते हैं, इसको ऑपरेट करना 50 हर्ट्ज पे ही, बट फ्रीक्वेंसी तो बढ़ करके 50 हर्ट्ज से अबव चली गई है। अब ये नहीं पता कि कितनी गई है, 50 हर्ट्ज से ग्रेटर जैसे ही हमने लोड घटाया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ग्रेटर देन 50 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी को हम क्या करना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे। अब फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है दैट मीन्स लेस देन 50, मतलब 50 हर्ट्ज पे लाना है, तो उसके लिए हमको जनरेटर के स्पीड को कंट्रोल करना होगा। और जनरेटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो स्टीम का फ्लो रेट है उसको कम करना होगा। उसको कम करने के लिए हमको क्या यूज करना होगा, गवर्निंग वाल्व को। दैट मीन्स कि गवर्निंग वाल्व को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, सो दैट जितनी रेट से स्पीड जितनी स्टीम फ्लो रेट थी उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, सच दैट उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाए, 50 हर्ट्ज जाए। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि सिस्टम आराम से चल रहा था, बट अचानक से हमने सडनली क्या किया, लोड को 50 मेगावाट कर दिया। अब 50 मेगावाट किया तो आप क्या करेंगे, गवर्निंग वाल्व को क्लोज करेंगे ना, सो दैट जो स्टीम इनपुट पे जो स्टीम का फ्लो रेट है उसको कम कर सके, इन ऑर्डर टू वी विल गेट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो यही कह रहा है कि जो हमने टाइट करना चालू किया गवर्निंग सिस्टम को, वो 4 सेकंड के बाद चालू किया। दैट मीन्स कि 0 t बिटवीन 0 to 0.4 सेकंड में गवर्निंग वाल्व एज इट इज रहा। जैसे लोड हमने कम किया
तो 0.4 सेकेंड तक हमने गवर्निंग वाल्व में को चेंज नहीं किया, मतलब कि अप टू 0 to 4 सेकेंड तक हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एट 4 सेकेंड पे कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। अब इससे तो देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ कि इतना तो पता चल गया कि आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज्यादा होगी जैसे ही लोड कम होगा। तो 50 हर्ट्ज थी, आपने लोड कम किया तो जनरेटर की स्पीड क्या हुई, बढ़ी, दैट इज फ्रीक्वेंसी बढ़ी, विच इज ग्रेटर देन 50 हर्ट्ज। तो इस यहाँ से तो दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, 38 नहीं होगा, 44 भी नहीं होगा, तो या तो ऑप्शन 51 होगा या तो आपका 62 होगा। अब न्यूमेरिकल करते हैं इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ सो दैट न्यूमेरिकल मैं यहाँ से कर सकूँ। तो देखिए न्यूमेरिकल करते हैं, तो देखिए इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला होता है, जो न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इनिशियल फ्रीक्वेंसी रूट ओवर initial kinetic energy, that is h into s, plus or minus change in load into time delay divided by hs। hs जो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, जहाँ h जो होता है इनर्शिया कांस्टेंट है, इनर्शिया कांस्टेंट, और ये रेटिंग ऑफ मशीन। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी 50 है, ठीक है, और इनर्शिया कांस्टेंट यहाँ पे देखिए 5 दिया है, 5 मेगा जूल सेकेंड बोलेंगे। इनर्शिया देखिए एच जो होता है काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाई रेटिंग ऑफ द मशीन, तो यहीं से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एच एस हो जाएगी। तो यहाँ पे इनर्शिया कांस्टेंट देखिए 5 दिया है इनटू रेटिंग ऑफ मशीन कितना है 100, प्लस और माइनस चेंज कितने का आया 50 मेगावाट। तो यहाँ पे 50 इंटू डिले कितना रखा 0.4 सेकेंड का, तो यहाँ पे 0.4 कर देंगे और यहाँ पे वही एच एस की वैल्यू सेम आएगी, 5 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कितना आ रहा है, ये आ गया 50, 500। अब यहाँ पे प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे हमने लोड घटाया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और ये वैल्यू तभी, ये एफ न्यू तभी बढ़ेगा जब ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसलिए जब इसका मतलब जब लोड कम होगा तो हमको प्लस लेना है, और जब लोड बढ़ेगा तो माइनस लेना है। तो यहाँ पे लोड कम होता है तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे, और इसकी वैल्यू आ गई 50 डिवाइडेड बाई 500। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्चुअल में हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे। देखिए 500 की जो वैल्यू है 20 से ज़्यादा है, तो इसको हम नियरली लिख सकते हैं कि 500 के बराबर अप्रॉक्सीमेट कर देंगे डिवाइड बाई 500। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 50 हर्ट्ज के तकरीबन आएगी, मतलब 50 हर्ट्ज से थोड़ा ज़्यादा, और 50 हर्ट्ज से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा 51 हर्ट्ज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन अल्टरनेटर हैविंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 पॉइंट पर यूनिट, एक अल्टरनेटर है जिसका इंड्यूस्ड ईएमएफ है 1.6 पर यूनिट, इज कनेक्टेड टू ए इनफाइनाइट बस ऑफ 1 पर यूनिट। तो एक ये इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है, ये आपका इनफाइनाइट बस है, इसका भी वोल्टेज जो ये देखिए अल्टरनेटर ईएफ की वैल्यू है 1 पर यूनिट, और जो इनफाइनाइट बस का वोल्टेज है वो भी कितना दिया है 1 पर यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द बस बार हैज द रिएक्टेंस, जो बस बार है उसका रिएक्टेंस है 0.6 पर यूनिट, एंड द अल्टरनेटर हैज द रिएक्टेंस ऑफ 0.2 पर यूनिट, अल्टरनेटर का रिएक्टेंस कितना है 0.2 पर यूनिट, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो हम जानते हैं कि जो पी मैक्स होता है वो होता है ई वी बाई एक्स इक्वलेंट, और एक्स इक्वलेंट क्या है, जो जनरेटर का रिएक्टेंस है और प्लस 10 बार का रिएक्टेंस, और ई एफ की वैल्यू 1.6 इंटू वी की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 0.2 प्लस 0.6, तो ये कितना आ गया 1.6 बाई 0.8, दैट इज 2 पर यूनिट। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2 पर यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज डिलीवरिंग टू ए लैगिंग पावर फैक्टर लोड द सेंडिंग इन पावर फैक्टर विल बी। देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम पता है कि जो कंडक्टेंस होता है और कैपेसिटिव पैरामीटर्स होते हैं उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो केवल इसमें आर और जे एक्स होंगे, और ये आपका लोड है, ठीक है, लैगिंग लोड, लैगिंग लोड। सपोज करिए सप्लाई वोल्टेज वी एस है और सप्लाई करंट आई एस है, और जो लोड करंट है वो आई आर है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं वी एस को लिखूंगा तो वी एस को लिख सकता हूँ, और यहाँ पे देखिए तो आई एस आई आर के बराबर होगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम इसको लिख सकते हैं वी एस इक्वल टू केवीएल अगर लगाएं
तो आई आर इंटू आर प्लस आई आर जे एक्स प्लस, सपोज करिए कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो वी आर है, वी आर एंगल 0, तो मैं इसको रेफरेंस मानता हूँ रिसीविंग एंड को। तो हमको बताना है थीटा एस, कॉस थीटा एस, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। तो जो थीटा एस होता है, इट इज द एंगल बिटवीन वी एस सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट, इनके बीच का एंगल होता है थीटा एस, ठीक है। तो ये हमको बताना है, तो इसको हम फेजर से बना लेते हैं। तो देखिए ये आपका है वी एस, ये है आपका वी एस, ठीक है। और जो करंट है वो लैगिंग है, करंट आपकी लैगिंग है, दैट इज आई आर इक्वल टू आई एस। सपोज करिए जो लैगिंग एंगल है वो है आपका फाई, लैगिंग एंगल आपका फाई है, ठीक है। लैगिंग एंगल आपका फाई है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो वी एस का इक्वेशन आया है, जो वी एस है, वी एस को हमने क्या लिखा है, आई आर इंटू आर प्लस जे आई एक्स इंटू आर प्लस वी आर एंगल 0। तो यहाँ पे वी आर लिख लिया। अभी आई आर इंटू आर, तो रजिस्टिव लोड है, तो जो आई आर इंटू आर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ आई आर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ आई आर होगा। तो ये जो होगा, ये ये क्या होगा आपका आई आर इंटू आर होगा, ये है आपका आई आर इंटू आर। और इससे 90 डिग्री पे क्या होगा, जे आई एक्स इंटू आर होगा। इससे 90 डिग्री पे ये आपका क्या होगा, जे आई एक्स इंटू आई आर होगा। और देखिए इनका सम क्या है, देखिए वी आर, ये आपका सॉरी ये वी आर है, ये वी आर है, यह रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर, और आई आर इंटू आर प्लस आई जे एक्स मिलाकर क्या मिल जाएगा, वी एस हो जाएगा। तो इसको हम बना लेंगे, ये आपका हो गया वी एस, ठीक है। ये आपका हो गया वी एस, ये तो ये आई एस और आई आर के बीच का एंगल क्या है, थीटा एस है, यही हमको बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे पैरेलल टू दिस, ये तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आई आर इंटू आर है, तो ये भी कितना होगा, आई आर इंटू आर होगा। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, ये वी आर है, और यहाँ पे एंगल फाई है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी आर कॉस फाई। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा एस लेंगे तो बेस कितना हो जाएगा, आई आर प्लस वी आर कॉस फाई, आई आर इंटू आर प्लस वी आर कॉस फाई डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है, वी एस है। तो कॉस थीटा एस की वैल्यू क्या है, आई आर इंटू आर प्लस वी आर कॉस फाई डिवाइडेड बाई वी एस होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। तो उस हिसाब से देखिए तो आपका बी ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, वी आर कॉस फाई आई आर इंटू आर डिवाइडेड बाई वी एस, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कोल फायर स्टीम पावर प्लांट वर्किंग एट प्लांट लोड फैक्टर, तो लोड फैक्टर आपका दिया है 0.9, 90%, हैज 400 मेगावाट जनरेटिंग यूनिट, दैट इज पी मैक्सिमम, दैट इज इसकी कैपेसिटी दी है 400 मेगावाट। द हीट कंटेंट ऑफ द कोल इज 2 किलोवाट आवर पर केजी। तो हीट कंटेंट कितना दिया है कोल का हीट कंटेंट दिया है 2 किलोवाट आवर पर केजी, ठीक है। ओवरऑल इफिशियंसी 60%, दैट इज 0.6 दिया है। और एक ट्रेन कोयल कितना कोयला ले जा सकती है, लोड 900 मैट्रिक टन। तो एक ट्रेन कितना केजी कोयला ले जा सकती है, दिया क्वेश्चन में 900 मैट्रिक टन। तो इसको केजी में हम कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए जो कोल दिया है वो कितना किलो वाट आवर पर केजी दिया है, तो 10 की पावर 3 केजी हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ ट्रेन लगेगा, नंबर ऑफ ट्रेन रिक्वायर्ड। तो देखिए पहले तो हम जानते हैं कि जो ओवरऑल इफिशियंसी होती है वो होती है हीट इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट डिवाइडेड बाई हीट ऑफ हीट ऑफ कोल कंबशन। तो ओवरऑल इफिशियंसी देखिए कितना दिया है, 0.6 दिया, तो यहाँ पे हमने 0.6 रख दिया। अब ये हीट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमको नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क है, तो मैं यहाँ पे अभी इसको लिखूंगा
हीट आफ्टर कोल कंबसन, तो कितना कोयला लगा, तो मान लीजिए x kg कोयला लगा और कितना वो हीट जनरेट कर रहा है 2 kWh पर केजी, तो यहाँ पे लिख दिया 2 kWh बाई केजी। तो यहाँ से देखिए तो केजी से केजी कट जाएगा, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में यूनिट बनेगी वो kWh की बनेगी। इसका मतलब हमको न्यूमिनेटर में भी kWh बनाऊंगा, क्योंकि इफिशियंसी जो होती है वो यूनिट लेस होगी। यहाँ पे भी kWh हो गया, ये देखिए केजी से केजी कट गया, kWh से ये kWh जब कट जाएगा तो ही तो हमारा ये यूनिटलेस बनेगा। इसका मतलब जो ऊपर वाला हीट इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट है उसको हमको kWh में चाहिए। तो उसके लिए हमको देखिए एक इन्फॉर्मेशन दी है लोड फैक्टर की। तो हम जानते हैं कि जो लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर वो होता है पी एवरेज डिवाइडेड बाई पी मैक्सिमम। तो यहाँ से हम पी एवरेज निकाल लेंगे मेगावाट में। तो लोड फैक्टर आपका कितना है, 0.9। लोड फैक्टर आपका 0.9 दिया है और पी मैक्सिमम 400 दिया है, तो ये कितना आ गया, 360 मेगावाट हो गया। तो हमको बताना है कि पर डे कितना कोयला लग रहा है। तो टोटल एनर्जी हम पर डे निकाल लें, एनर्जी एनर्जी पर डे कितना हो जाएगा, तो ये 360 मेगावाट है ना, 360 मेगावाट है। तो पर डे अगर इसमें हम 24 से मल्टीप्लाई कर दे तो एनर्जी पर डे आ जाएगा। तो 360 इंटू 20, ये कितना हो गया, MWH हो गया, MWH एनर्जी पर डे। हम इसको यहाँ पे KWH में हमको यूनिट लाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, KWH में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम KWH में लिख लेते हैं। तो इसको हम 360 इंटू 24 इंटू 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा, KWH हो जाएगा। तो यहाँ पे वो वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 360 इंटू 24 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ से देखिए अब KWH से KWH कट गया, ठीक है, और ये केजी से केजी कट गया। तो हमको ये अब ये पूरी यूनिट सेटल हो गई। तो हमको क्या बताना कि कितना, पहले कोयले का वेट निकालेंगे तो हम ट्रेन निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितना, एक्स इन केजी कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स की वैल्यू कितना है, ये सीधा आ जाएगा, 0.6 नीचे आ जाएगा। तो 360 इंटू 24 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 2, 0.6 इंटू 2। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 12 हो गया, और ये 6 से अगर डिवाइड करें तो ये 0.1 हो गया, और ये 2 हो गया। तो ये कितना होगा, 360 इंटू 2 इंटू 10 की पावर, ये 0.1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, दैट इज 720 इंटू 10 की पावर 4 केजी। मतलब एक दिन में कितना कोयला ट्रेन ला रहा है, एक दिन में टोटल कोयला यूज हो रहा है उस पावर स्टेशन में 720 इंटू 10 की पावर 4 केजी। और एक ट्रेन, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रेन जो कोयला ला रहा है वो ला रहा है क्वेश्चन में कि 900 इंटू 10 की पावर 3 केजी कोयला ला रहा है, ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 3 केजी। तो देखिए एक जो ट्रेन है, सारी यहाँ से लिख लेते हैं, 900 इंटू 10 की पावर 3 केजी कोयला लाने में कितना ट्रेन लग रहा है हमारा, एक ट्रेन। तो अगर 1 केजी कोयला लाना हो तो उसका फ्रैक्शन ले लेंगे, 900 इंटू 10 की पावर 3 ट्रेन, है ना। तो उस हिसाब से हमको इतना केजी कोयला लाना है, दैट इज 720 इंटू 10 की पावर 4 केजी। तो कितना ट्रेन लगेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो 720 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 900 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ से देख लीजिए तो ये 10 गया, और ये एक जीरो से इसका एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और 9 8 72, इसका मतलब कितना ट्रेन लगा, 8 ट्रेन। तो उस हिसाब से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। तो देख लीजिए, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, 8 ट्रेन लगेंगी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हैव जीरो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन जीरो दिया है, टोटल सीरीज रिएक्टेंस ऑफ द लाइन कितना दिया है, 0.4 पर यूनिट, प्रोवाइडेड विद रिएक्टिव पावर कंपनसेशन एट मिड पॉइंट। ठीक है, एक ट्रांसमिशन लाइन है और इसके मिड पॉइंट पे रिएक्टिव पावर कंपनसेटर लगाया गया है, ठीक है, रिएक्टिव पावर कंपनसेटिंग डिवाइस लगाई गई है, ठीक है, हेल्ड एट 0.96 पर यूनिट। कहा था कि इसकी जो वैल्यू है, जो कंपनसेटर ने वोल्टेज मेंटेन किया है वो है 0.96 पर यूनिट।
व्हेन द वोल्टेज एट बोथ एंड आर 1 पर यूनिट, और दोनों साइड पे वोल्टेज बोल रहा है, यहाँ पे भी 1 पर यूनिट है और ये 1 पर यूनिट, दोनों साइड पे 1 पर यूनिट मेंटेन है। तो व्हाट इज द स्टेडी स्टेट ट्रांसमिशन लिमिट ऑफ द सच ए पावर सिस्टम? ऐसे सिस्टम का स्टेडी स्टेट पावर लिमिट कितना होगा, पी मैक्स पूछ रहा है। सपोज करिए कि मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ, देखिए आंसर तो निकल जाएगा, बट अब देखिए इस क्वेश्चन में टोटल ये लाइन का जो रिएक्टेंस दिया है, पहले यहाँ पे देखिए जो टोटल यहाँ से यहाँ तक के लाइन का रिएक्टेंस दिया है, टोटल लाइन का, वो देखिए 0.4 पर यूनिट दिया है, 0.4 पर यूनिट, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, इसका पर यूनिट रिएक्टेंस 0.4 यूनिट है, यहाँ का वोल्टेज 1 पर यूनिट है और यहाँ का वोल्टेज पर यूनिट है, तो विदाउट कंपनसेशन कोई भी ये इस रिएक्टिव पावर कंपनसेशन नहीं लाएगा है, तो विदाउट कंपनसेशन कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स स्टेडी स्टेट पावर लिमिट कितनी है, तो ईवी बाई एक्स होगा। तो ये 1 इंटू 1/0.4 कितना आ जाएगा, 2.5 पर यूनिट आया। सपोज कर लीजिए पी मैक्स 1 है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब हमने कंपनसेशन लगा दिया तो कितना रिएक्टिव पावर को भेजा जाएगा। तो देखिए जब ये मिड पॉइंट पे लगाया गया है, तो यहाँ का रिएक्टेंस, टोटल रिएक्टेंस 0.4 है, तो हाफ का रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, 0.2 पर यूनिट, और इस हाफ का जो रिएक्टेंस होगा वो 0.2 पर यूनिट हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था कि यहाँ से पी मैक्स कितना जाएगा, सपोज कर लीजिए केस 2 है, तो यहाँ से पी मैक्स 2 निकाल लेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, दैट इज 1 इंटू, ये देखिए यहाँ का वोल्टेज कितना है 0.96, और रिएक्टेंस इतने बीच के दोनों के बीच का है 0.2, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8 पर यूनिट, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो देखिए ये तो आंसर आ गया कि ये 4.8 होगा, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए केस 1 में जब हमने कोई भी कंपनसेशन नहीं लगाया था, केस 1 में जब हमने कोई भी कंपनसेशन नहीं लगाया गया था, तो उस समय जो मैक्सिमम पावर आई है वो है 2.5 पर यूनिट। तो ये केस 1 में जब हमने कोई भी कंपनसेशन नहीं लगाया है, तो ये है पी मैक्स 1, और सपोज करिए कि जो लोड है उस समय, सपोज करिए जो इस पे लोड चल रहा है, ये है मान लीजिए 100 मेगावाट, 100 मेगावाट है लोड, और जो जनरेटर ऑपरेट कर रहा है लोड एंगल डेल्टा नॉट पे, ठीक है। ये विदाउट कंपनसेशन है, इसकी वैल्यू आई है 2.5 पर यूनिट। अब हमने कंपनसेशन लगाया मिड पॉइंट पे, उस समय मैक्सिमम पावर कितना आ गया 4.8 पर यूनिट। तो अभी ये 2.5 था, अभी कितना यहाँ पे कहीं आ गया मैक्सिमम पावर, दैट इज 4.8 पर यूनिट। तो अभी जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी, ये कर्व कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे। तो देखिए इससे फायदा क्या हुआ रिएक्टिव पावर कंपनसेशन से, तो विदाउट कंपनसेशन हम इतना ही पावर ट्रांसमिट कर पा रहे थे 2.5 पर यूनिट का, बट बाय यूजिंग द रिएक्टिव पावर कंपनसेशन एट मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन, हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन इज इंक्रीजेस, ये 4.5 पर यूनिट हो गया। और दूसरा स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, कैसे, अभी यहाँ पे देखिए तो डेल्टा आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डेल्टा डैश हो गया। तो पहले सपोज यहाँ 30 था, तो अभी डेल्टा डैश लेस देन 30 आ गया। तो इससे सिस्टम की स्टेबिलिटी भी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। तो क्वेश्चन के थ्योरी में भी आता है कि बाय यूजिंग द रिएक्टिव पावर कंपनसेशन या स्टैटिक वर्क कंपनसेशन एट द मिडिल ऑफ द लाइन, व्हाट विल हैपन, तो ये कैपेसिटी ऑफ द लाइन भी इंप्रूव करेगा और आपका स्टेबिलिटी भी इंप्रूव करेगा। तो ये था आपका टोटल 10 क्वेश्चन इस लेक्चर में, और मैंने न्यूमेरिकल के माध्यम से कॉन्सेप्ट को भी समझाने की कोशिश की है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।